अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ये हम पेपर 2021-2025 के एयर के लिए पेपर 4 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और कौन से क्वेश्चन हैं ये? जो वेव्स के टॉपिक के क्वेश्चन हैं। तो जिस तरह हमने लास्ट टू जो है वो डिस्कशंस में जनरल फिजिक्स और उसके अभी थर्मल फिजिक्स पे बात की थी और उनके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसी तरीके से इस दफ़ा हम जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं किसके? वेव्स के 2021-25 के। ये बेसिकली 25 से बैकवर्ड कर रहे हैं हम। और जो है वो ये पेपर हमारे पास अगर आप देख सकें तो कौन सा है? पेपर 25 4-1 है और क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अ रे ऑफ light is incident on a soap film. Figure 5.1 shows a magnified image of a small part of the soap film. The ray of light is refracted as it enters the soap film. यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि एक सोप फिल्म है और सोप फिल्म से मुराद क्या है कि जब आप साबुन को यूज़ करते हैं, सोप को यूज़ करते हैं, तो अगर आप बचपन में कभी ये काम किया हो तो आप जब इसको मिलाकर दोनों हाथों को मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हटाते हैं तो वहां पर एक जो है वो लेयर सी बन जाती है, वो सोप फिल्म है, वो उसकी बात कर रहा है ये। तो कहता है कि जी हमारे पास जो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सोप फिल्म इज 1.28। ये इसने वैल्यू दे दी है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको पता है कि वो दो तरीके से निकाला जाता है, या तो वेलोसिटीज की टर्म में निकाला जाएगा इसको, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट आप कहेंगे हमारे पास जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम। तो या तो इसको आप यूं करके निकालते हैं और यह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो साइन आई ओवर साइन आर से कैलकुलेट किया जाता है। और जाहिर है कि ये आपको पता है कि ये बेसिकली दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस हैं या फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से आते हैं, या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ये। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सेकंड लॉ जो है वो आपको ये कहता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन air and speed of light in medium is a constant which is the refractive index। इसकी डिटेल ज़ाहिर आप थ्योरी में पढ़ते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसी से आगे बढ़ना है। यहाँ आपसे कह रहा है कि डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की जब वो बात कर रहा है तो आपको ये वाली जो इक्वेशन है इसको यूज करते हुए डिफाइन कर देना है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सोप। बस दूसरी चीज या दूसरा पार्ट बी में, बी के पार्ट 1 में वो आपसे कह रहा है शो दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज द लाइट एंटर द सोप फिल्म इज अप्रोक्सीमेटली 43 डिग्री। तो जाहिर है कि ये जो है वो आपके पास इंसिडेंट रे है और जो है जब ये रिफ्रैक्ट होती है तो आपको जो है वो ये वाली रे मिलती है और इस एंगल को आप जो है वो जाहिर है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ ये ख्याल रहे कि जो ये वाला उसने एंगल दिया है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है वो बनता है। तो बी केयरफुल ऑफ दिस फैक्ट। शो दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज द लाइट enters the soap film is approximately 43 डिग्री। तो जैसा अभी हमने फॉर्मूला लिखा कि n is equal to sin i over sin r। अब अगर आपने sin i की जगह यहाँ 30 डिग्री लिख दिया तो जो है वो आपके पास आंसर गलत आएगा। जाहिर है कि ये बुनियादी गलती होगी, बुनियादी मिस्टेक होगी, और अगर आपके पास जो है वो ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो जाहिर है कि आप गड़बड़ करेंगे। बहरहाल ये मैंने जैसे भी आपको बताया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इन बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। सो दिस इज द वैल्यू 60 डिग्री आपने लेनी है। बस इसको आप यहाँ पे साइन 60 डिवाइड बाई 1.28 कर दें
और फिर आप जो है वो ज़ाहिर है कि इसको इस तरह से लिखे हुए हैं कि साइन आर इज इक्वल टू साइन 60 डिवाइड बाई 1.28, लेकिन जब आर निकालना है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है तो उस वक्त फिर साइन इनवर्स आपको लेना होगा इस पूरी चीज का, जो 42.53 यानी तकरीबन 43 आ रहा है। सो दैट्स इट, बहुत सिंपल है। पार्ट 2 में ऑन फिगर 5.1 केयरफुली ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड लाइट रे इन सोप फिल्म एंड लेबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसने कहा कि जी आप क्या करें, सोप फिल्म जो आपको ये दिखाई गई है इसमें रिफ्लेक्टेड रे दिखाई है, तो ये आपने दिखा दी रिफ्लेक्टेड रे, और उसने कहा कि मेंशन कीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल अगेन आपने ख्याल रखना है कि एंगल जो है वो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान है। दिस इज नॉट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बस ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बहुत ही इजीली इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। So if you have this concept, you can get 2 marks very easily. Then in part C, the ray of light is monochromatic red light with a wavelength of 680 nanometer in air. Define monochromatic. Monochromatic से क्या मतलब होता है? तो mono का मतलब है one, chromatic for color और frequency. तो आप कह सकते हैं कि light of single frequency, या आप भी लिख सकते हैं कि लाइट ऑफ सिंगल कलर। तो दोनों जो है वो आपके पास ठीक होंगे आंसर। तो जो है वो आप इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ बेटर वन। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, तो अब आपको पता है कि चाहे कोई सी भी कलर की लाइट हो तो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक ही है, 3 इंटू 10⁸ 8, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो पूरी रेंज है उसमें सब में ज़ाहिर की बात हो रही है लाइट की, तो वो स्पीड ऑफ लाइट एक ही है चाहे वो किसी भी कलर की लाइट हो। तो आपने कहा कि जी हमारे पास जो है वो स्पीड को अगर हम जो है वो देख रहे हैं तो वो तो सेम है, और जो है वो हमारे पास जो वेवलेंथ आ रही है वो कितनी है, तो वो हमारे पास 680 है। अब यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है कि 680 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ और जब आप इसको यूज करेंगे तो सिंपली आपके पास 4.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की वैल्यू आ रही है, विच इज द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। बस तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम है, और जो है वो जो आपने यहाँ पर वैल्यू ली हुई है वो 680 नैनोमीटर जो उसने वेवलेंथ दी है उसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो नैनोमीटर इज 10⁻⁹। just use this conversion of units and you will get the correct answer. So that's it, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वो लाइक भी कीजिए अगर आप इसको समझ पाते हैं चीज़ों को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि जो नई चीज़ें और नई वीडियोस मैं इस पर डाल रहा हूँ वो आपके काम आ सकें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये वीडियोस जो है अपने, जैसे मैंने अभी वेव्स की ये थर्ड टॉपिक है समझ लें, थर्ड यूनिट का क्वेश्चंस है ये, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इस तरीके से 1 बाय 1 हम ये 2021 से 2025 के कम से कम 5 साल के जो 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको करें, और उसके बाद फिर हम इसमें कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो 4-2 है उसको हम पूरा सॉल्व कर लें, और इसी तरीके से फिर आगे चलते चले जाएं ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप जो है वो कर सकें और समझ सकें कि क्या हो रहा है सारे क्वेश्चंस में, और जो कॉन्सेप्ट्स आपने किए हैं उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। जाहिर है कि इसकी जो थ्योरी है उसके भी मैं आपको लेक्चर्स अपलोड करूंगा, तो उसको भी देखिए, और जो है वो ये जो क्वेश्चंस है पेपर 4 के उसको भी कीजिए। Anyhow, the second question is again from 2024, और ये 2024 में जो आया क्वेश्चन वो क्वेश्चन 4 था, and this question is based on lenses. The lens is a magnifying glass is a converging lens. अब उसने कहा आपसे कि जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करते हैं तो वहां पर एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? जो लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। इसकी डिटेल जा रहे हैं हम थ्योरी में पढ़ेंगे या पढ़ते हैं।
Figure 4.1 shows the lens of a magnifying glass, its two focal points f1 and f2 and its principal axis. अब यहाँ ये जो लाइन होती है जो कि आपके लेंस से गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आगे जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और दोनों साइड पर इसके वो पॉइंट होते हैं जहां ये लाइट को कन्वर्ज करता है, और वो आपके पास जो है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाते हैं। तो वही उसने आपसे पूछा है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फोकल पॉइंट। तो आपके पास जो है वो प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट क्या चीज है, तो वो जैसे मैंने भी आपको बताया सिंपल सी डेफिनेशन है, वही आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। The point at which parallel light rays from the other side of the lens converges after passing through the lens। यानी अगर आपके पास जो लाइट यहाँ से आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है, तो क्या होता है कि ये यहाँ से पास होने के बाद, लेंस से पास होने के बाद ये किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है लाइट, और ये जो कन्वर्ज होने वाला पॉइंट है, यही पॉइंट जो है वो फोकल पॉइंट कहलाता है। और जाहिर है अगर लेफ्ट से रेज आ रही है तो ये राइट पे होगा, और अगर राइट से पैरेलल रेज आ रही है तो वो आपके लेफ्ट पे कन्वर्ज होंगी। तो यानी ये पॉइंट जो है फोकल पॉइंट दोनों तरफ होता है। बहरहाल इसका जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दी, वो आपने यहाँ लिख दी। क्या लिख दी? वो ये आपने लिख दी कि आपके पास जो है वो द पॉइंट एट विच parallel light rays from the other side of the lens converges after passing through the lens। तो 2 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। Part 2, a student using the magnifying glass sees a magnified image of an object on figure 4.1। तो पहली बात तो ये है कि जब वो देखता है लेंस के थ्रू, तो यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो उसको एक मैग्नीफाइड इमेज मिलती है ऑब्जेक्ट की। तो कहते हैं कि इसके लिए आपको मार्क करना है। क्या मार्क करना है? तो पहली चीज तो आपने ये मार्क करनी है कि आप पॉइंट x ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर पॉसिबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखें कि आपके पास जो है वो मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्ट की आपको नजर आए या बन जाए। तो आपने कहा कि ये सारे थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ द लेंस और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ कहीं पर, तो आपके पास जो है वो एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो बी केयरफुल ऑफ दिस फैक्ट, और बस आपको सिर्फ ये मेंशन करना है यहाँ पर कि कहाँ आप ऑब्जेक्ट रखें। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि आपको जो है वो ये बताना है, एक पॉइंट मेंशन करना है, अ पॉइंट ई फॉर द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट्स आई। कहाँ से देखे? तो ज़ाहिर आपको पता है कि आपके पास जो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है वो इसी साइड पर बनेगी जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो आपको कहीं से यहाँ से दूसरी साइड से लेंस के देखना है, तो ये आपने मेंशन कर दिया कि आई जो है वो यहाँ कहीं पर हो, तो आपको मैग्नीफाइड इमेज जो है वो नजर आती है। यहाँ दिखा दें इसको, आई को यहाँ दिखा दें। वैसे वो आई दिखाने को नहीं कह रहा आपसे, सिर्फ ई मेंशन करने को कह रहा है कि पॉइंट ई बताइए कि कहाँ पर आप हो कि आपको मैग्नीफाइड इमेज दिखे, बस। तो ये आपने यहाँ पर आई को यहाँ बना दिया राइट साइड पर। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अंडरलाइन 2 वर्ड्स इन द लिस्ट दैट डिस्क्राइब्स द इमेज प्रोड्यूस इन A2। यानी आपके पास जो ये मैग्नीफाइड इमेज बन रही है वो किस तरह की होती है, उसके लिए 2 वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन करने हैं। तो जब आप यहाँ पर इमेज बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इमेज जो है वो कैसी होती है, मैग्नीफाइड होती है। यानी अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लें तो आपको जो है वो इस तरह की एक सूरत हाल नजर आती है कि ये आपके पास 2 रेज होती हैं जो आप बनाते हैं, और जब इन 2 रेज को आप देखते हैं तो ये कन्वर्ज होती है, आपको कहीं नजर नहीं आती। तो क्या करते हैं आप उसको बैकवर्डली मूव करते हैं, और जहां पर ये रेज बैकवर्डली एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी वहां आपको इमेज मिलेगी। तो ये इमेज जो है वो कैसी है? ये इमेज जो है वर्चुअल है, यानी इसको आप स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते, और ये अपराइट है यानी सीधी है। जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट है वही आपको जो है वो यहाँ पर इमेज भी उसी तरह की नजर आती है, लेकिन अगेन क्योंकि ये आप स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते, और ये वर्चुअल लाइंस या रेज से, वर्चुअल से क्या बना दे कि एक्चुअल रेज नहीं है, जो मैंने पीछे की तरफ ड्रॉ किए हैं ये हमने
इमेजिनरी रेज है, यानी हमने ड्रॉ की है, एक्चुअली मौजूद नहीं है ये, हमें ऐसा लगता है जैसे कि इट सीम्स दैट रेज आर गोइंग बैकवर्डली एंड दे आर कन्वर्जिंग समवेयर हियर। सो हमने कहा कि ये ऐसा लगता है का क्या मतलब है, इट सीम्स लाइक का मतलब क्या है कि ये इमेजिनरी लाइंस है। सो आपके पास जो इमेज आएगी वो वर्चुअल इमेज होगी। और जाहिर है कि जिस तरह अभी हमने देखा कि ये बिल्कुल सीधी है, अपराइट है, तो इसके सिंपल आंसर्स है अपराइट एंड वर्चुअल, एंड यू हैव टू ओनली डू दी सिंपल थिंग, यानी आप जो है वो इसको अंडरलाइन करना है, तो ये आपने अंडरलाइन कर दिया, तो दैट्स इट, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। फिर पार्ट बी में कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, अब यहाँ पे उसने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यूज टू मेक द लेंस इज 1.5। तो अब आपके पास जो है वो हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट की। तो हमने कहा कि जो है वो ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपके पास एयर में क्या है और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्लास में क्या है, उसका रेशियो है। वैल्यू उसने आपको दी हुई है किस चीज की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। वैल्यू उसने आपको यहाँ पे कहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो यहाँ पर दे दी है उसने स्पीड ऑफ लाइट आपको, और आपसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो सिंपल सी बात क्या है कि आपने ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको, ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको सब्जेक्ट बना लेना है, और जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे, और ये आपके पास वैल्यू आएगी विच इज 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर का यूज साइड सिंपल करेंगे और प्रॉपर करेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा बहुत ही इजीली। फिर कहते हैं कि पार्ट 2 में कह रहा है कि स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट एज इट पासेस इनटू द ग्लास। अब जाहिर है कि यहाँ रिफ्रैक्शन की बात हो रही है कि जब हमारे पास ये रे ऑफ लाइट एंटर होती है लेंसेज के पास से पास करती है तो क्या होता है, तो आपने कहा कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड स्लो हो रही है और उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है वो आपसे क्या कहा जा रहा है, उसको आप देख रहे हैं कि स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एज इट पासेस इनटू द लेंस। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास जो है लाइट किसी रेयर मीडिया लाइक एयर से किसी डेंसर मीडिया यानी ग्लास में एंटर होती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन में पढ़ा है हमने ये कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज होती है और स्पीड भी डिक्रीज होती है, और उसी वजह से इसकी जो है वो रिफ्रैक्शन यानी उसी वजह से उसकी जो है वो अपने नॉर्मल की तरफ उसकी डिविएशन होती है। यहाँ सिंपल आंसर है कि वेवलेंथ डिक्रीजेस। फिर पार्ट सी में आपसे कह रहा है कि कन्वर्जिंग लेंसेज आर यूज्ड इन प्रैक्टिकल ग्लासेस टू करेक्ट वन प्रॉब्लम विद विजन। स्पेक्टिकल्स जो आप यूज कर रहे होते हैं उनमें जो है ग्लासेस जो यूज कर रहे होते हैं उसमें आपके पास एक विजन की प्रॉब्लम है जिसमें कन्वर्जिंग लेंस यूज किया जाता है। तो उसने आपसे कहा है कि स्टेट द नेम ऑफ द प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन हाउ द कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट इट। कौन सा लेंस यूज करते हैं उसको बताइए और जो है वो एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है। यू में ड्रॉ डायग्राम। तो आपने कहा जी प्रॉब्लम क्या है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि लॉन्ग साइडेडनेस है, कि हमारे पास जो कहीं दूर से जो हमारे पास रेज आ रही है वो रेटिना पे आने के बजाय वो आपके रेटिना के पीछे आपको इमेज देती है, यानी जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस की वो आपकी खराब हो गई है। तो क्या करें फिर, तो फिर आपने कहा कि जी हमने एक जो है वो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस यूज किया है और वो क्या कर रहा है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया कि इन long-sightedness the image produced by the lens forms the image behind the retina। लेंस कौन सा, लेंस ऑफ द आई की बात हो रही है, तो चाहे तो यहाँ लिख भी ले कि इन long-sightedness the image produced by the lens of the eye, और बेहतर हो जाएगा ये आंसर, forms the image behind the retina। तो अब हम जो कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं वो क्या के लिए कर रहे हैं, तो हमने कहा कि कन्वर्जिंग लेंस shorten the focal length and forms the image back to the retina। यानी आपने जब ये यहाँ पर ये लेंस यूज किया
तो वो कन्वर्ज करेगा और वो आपकी जो इमेज जो पीछे बन रही थी रेटिना के वो सही जगह पे बनने लगेगी, तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज द पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 24, पेपर जो है वो आपको 24 का ही है, और यहाँ ये दो क्वेश्चन आए हैं आपकी वेव से। क्वेश्चन 5 भी आपका जो है वेव का क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ द लॉन्गिट्यूडनल वेव डिफर फ्रॉम द ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सी बात यह है कि एक तो डेफिनेशन क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, वो आपके जहन में होनी चाहिए, तो वो आपको हेल्प करेगा आंसर लिखने में। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट होती है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी मूव करती है, उसी डायरेक्शन में यानी पैरेलल टू दैट आपके पार्टिकल्स ऑफ द मीडिया वाइब्रेट करते हैं। ये बुनियादी काम है या ये बुनियादी बात है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। जबकि आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव्स में पर्टिकुलरली जब आप ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर मूव करते हैं। एनर्जी या वेव इधर ट्रेवल कर रही है, तो वेव जो है उसकी डायरेक्शन ये है और पार्टिकल्स की डायरेक्शन ये है, किसमें, ट्रांसवर्स वेव्स में। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में जो है वो यानी पैरेलल टू दी वेव जो है वो वाइब्रेट करते हैं। तो वही आपने बात यहाँ लिख दी है। और दूसरी चीज ये है कि आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस फॉर्म होते हैं, यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर के रीजन्स फॉर्म होते हैं। दूसरा पॉइंट आपने ये लिख दिया, दैट्स इट, 2 मार्क्स मिल गए आपको। फिर पार्ट बी में कह रहे हैं कि इन फिगर 5.1 रिप्रेजेंट्स ए सेस्मिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक में जो हमारे पास सेस्मिक वेव्स आती हैं उनको हमने पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में कि वो प्राइमरी वेव्स होती हैं। तो यहाँ पर वही आपसे वो पूछ रहा है पार्ट 1 में, स्टेट वेदर दिस सेस्मिक वेव इज अ पी वेव और एस वेव, यानी प्राइमरी वेव्स है या सेकेंडरी वेव्स हैं। तो हमने जिस तरह से कहा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल में ये पढ़ा कि हमारे पास जो अर्थक्वेक में जो पी वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, यानी उस वक्त आपके पास वाइब्रेशन जो है वो क्या होती है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स होती है। और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की उसकी नेचर है, चाहे तो लिख दें चाहे तो ना लिखें, लेकिन आपके पास अगर आपने ये भी लिख दिया तो काफी है। स्टेट करने को कह रहा है और जो कह रहा है जस्टिफाई और चॉइस, तो आपने इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, तो आपके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर कह रहा है कि फिगर 2 पार्ट 2 में कह रहा है कि वेव रिप्रेजेंटेड इन फिगर 5.1 एज द वेवलेंथ आपको दे दी उसने, ये आ रही है। अब यहाँ अगेन ये रिकॉल करने की जरूरत है कि ये जो आपके पास रीजन है, लाइक ये जो रीजन क्या मैंने ड्रॉ किया जे, और ये जो रीजन के है, ये दो मुख्तलिफ रीजन है। जे रीजन एक ये है और इसी तरह का एक रीजन इसके फौरन बाद आ रहा है। तो बोथ दीज रीजन्स आर बेसिकली दी कंप्रेशंस। यहाँ पर आपका जो मीडियम है वो कंप्रेस हुआ हुआ है, फेज एक दूसरे के करीब करीब है, तो कंप्रेशन है ये। तो एक कंप्रेशन, ये दूसरा कंप्रेशन, सो दीज आर 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। और हमने पढ़ा था कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस इज वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ आ रही है। और जाहिर है कि अगर ये कंप्रेशन है और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये रेयरफैक्शन है, यानी यहाँ पार्टिकल्स दूर दूर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हाफ वेवलेंथ है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जे एंड के। तो इसका मतलब है कि एक फुल वेवलेंथ ये है और उसके बाद हाफ वेवलेंथ ये है, तो इसको आप ऐड कर लीजिए। तो लेमडा प्लस हाफ लेमडा कर लें तो आपके पास जो है 1.2, जैसे उसने वैल्यू दी है 1.2 इंटू 10⁴, और इसको हाफ कर दो तो 0.6 इंटू 10⁴। तो सिंपल बात यह है कि ये 1.8 इंटू 10⁴ मीटर आ रहा है। तो यही एक्चुअल डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट जे एंड के। तो इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगेन ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कोई आपको न्यूमेरिकल नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पर बस ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास ये एक कंप्रेशन का पॉइंट है और ये कंप्रेशन का पॉइंट है,
तो ये 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आपको 1 वेवलेंथ दे रहे हैं और उसके बाद एक कंप्रेशन से दूसरे रेयरफेक्शन तक का पॉइंट है जो आपको एक अगेन वेवलेंथ दे रहा है। और वो क्या है, जब यूं कहूँ कि हाफ वेवलेंथ दे रहा है, डिस्टेंस जो है वो कितना है, हाफ वेवलेंथ है। तो इसको आप डिवाइड ऐड कर लें तो आपके पास जो है वो सिंपली ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी टोटल या एक्चुअल लेंथ आ जाएगी बिटवीन पॉइंट जे एंड के। इट्स वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल, जिसमें कॉन्सेप्ट अब जाहिर है कि आपका होना सही होना जरूरी है। फिर पार्ट 3 में आपसे कह रहा है कि द वेव इन 2 ट्रेवल्स थ्रू द ग्राउंड एट अ स्पीड ऑफ 4600 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसने आपसे कहा कि जो है वो स्पीड जो है वो आपको दे दी गई है, यानी v दे दिया गया है। As the wave passes a certain point, the ground completes 5 oscillations. तो ग्राउंड जो है वो 5 ऑसिलेशंस कर रहा है जब किसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 वेव्स वहां से पास हो रही है किसी गिवन टाइम में। कैलकुलेट द टाइम दैट इट टेक्स फॉर द वेव टू पास, शो योर वर्किंग। अब यहाँ पर वो टाइम कह रहा है कि टाइम कितना है, तो बेसिकली 5 वेव्स के लिए कितना टाइम लग रहा है उसकी बात वो कर रहा है आपसे। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो सबसे पहली बात तो ये है कि वेलोसिटी उसने दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है किससे, टाइम से, टाइम पीरियड से। तो यह आपने जो है वो वेवलेंथ आपको दी हुई है उसने पहले पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में। और जब आप फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो वो 0.383 या फिर अपने 0.38 ले लें उसको, ये आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। उसके बाद टाइम पीरियड की जब आप बात करते हैं तो वो आपके पास क्या है, वो टाइम है जिसमें 1 वेव पास होती है किसी पॉइंट से। लेकिन यहाँ से 5 वेव्स पास हो रही है तो आपके पास जो है वो जाहिर है कि उसको t/5 कर दें आप। और जब आप जो है वो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 13.1 की, जो तकरीबन 13 के इक्वल है, तो 13 सेकंड। तो टोटल टाइम जो है वो कितना था आपके पास, 13 सेकंड था। और जो है वो ये 13 सेकंड जो है वो असल में वो टाइम है जिसमें 1 वेव पास हो रही है। एज द वेव पासिस a certain point the ground completes 5 oscillations, 5 oscillations आ रही है। तो कैलकुलेट करना है आपको द टाइम दैट इट टेक्स फॉर द वेव टू पास, एक वेव के पास होने के लिए बात हो रही है ये, तो यानी टाइम पीरियड। तो हमने यहाँ समझ लो कि टी जो है वो स्मॉल टी जो है वो इसको हमने अगर टाइम पीरियड लिया है, ये जो टी है इसको हमने टोटल टाइम लिया है। इसको ध्यान में रहे ये बात कि हमारे पास t/5 हमने इसको t की जगह लिखा है। तो 13 जो है 13 सेकंड जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो बी केयरफुल ऑफ दिस फैक्ट कि हमारे पास जो है वो ये टाइम जो है वो सिंगल के लिए है, द टाइम दैट इट टेक्स फॉर द वेव टू पास। As the wave passes a certain point, the ground completes 5 oscillations. तो ये हमारे पास जो है वो टाइम इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, और ये है पेपर बेसिकली 2023 मई जून 4/1। इसमें हमारे पास जो है वो बात की गई है एक ब्लॉक की, और आपसे कहा यह जा रहा है कि ब्लॉक फिगर 5.1 shows a block ABCD made of glass that has a refractive index of 1.5। refractive index दिया हुआ है आपको। The block has one curved side है एक, and 3 straight sides BC, CD and DA। BC, CD and DA ये साइड्स हैं। देर आर राइट एंगल्स एट C and D। देख ही रहा है मैं ज़रा कि जो है वो ये उसने बता दिया C और D पर 90 डिग्री का एंगल है। द कर्व्ड देर आर right angles at C and D, the curved side AB is 1/4 of the circumference of a circle that has its center at P। तो ये किसी एक सर्कल का उसने कहा जी 1/4 है जिसका सेंटर जो है वो यहाँ पर पॉइंट P पर है। यानी ये सर्कल था एक तरह से, इसका एक क्वार्टर है ये, और जिसका सेंटर जो है वो आपने यहाँ लिया हुआ है। अब ये सारी मालूमात आपको दे रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है।
फिर आगे बढ़ के कहता है कि a ray of monochromatic light enters the block through the curved side AB and straight side BC at P. यहाँ से जो है वो एंटर होती है, ये जो है वो हमारे ए पास एक रे ऑफ लाइट और पी पर हिट करती है, पी को स्ट्राइक करती है। फिर कहता है कि सम लाइट इमर्जेस इनटू द एयर एंड सम इज़ रिफ्लेक्टेड। क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन बता रहा है, रिफ्रैक्शन हुई है, कुछ लाइट जो है वो इस तरफ निकल गई है यहाँ, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है इधर, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई है। स्टेट व्हाट इज़ मेंट बाय मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक क्या है? तो यह पहले भी देख चुके हैं कि मोनो मीन्स वन एंड क्रोमेटिक फॉर कलर या फ्रीक्वेंसी। तो आपने कहा लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। एक्सप्लेन why the ray of light does not change direction when it enters the block through side AB। तो कह रहा है कि जब वो आपके पास यहाँ से एंटर होती है तो उसकी डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं होती। डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं होती से क्या मुराद है कि यहाँ पर वो हिट किया है उसने और स्ट्रेट निकल गई है। अगर आप इसको देख सकें तो यहाँ कोई रिफ्रैक्शन आपको नज़र नहीं आ रही, सीधी निकल गई है वो। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है? तो एक सिंपल सी बात यह है कि हमने ये पढ़ा था पहले भी कि अगर हमारे पास जो है वो सिचुएशन ये हो कि कोई एक लाइक सपोज ये ग्लास ब्लॉक है और यहाँ से रे आ रही है और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी अगर ये, तो ये सीधी चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। तो एंगल जो है वो अगर 90 डिग्री का है यानी नॉर्मल टू या परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, तो फिर क्या होगा कि ये रिफ्रैक्शन नहीं होती, या कम से कम वो उसमें कोई जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो यही काम यहाँ पर हुआ है। ये देखें यहाँ पर ये जो हिट कर रही है इस पॉइंट को, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कर रही है। यही आपने यहाँ पे लिख दिया है कि इंसिडेंट रे इज़ अलोंग द नॉर्मल मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द सरफेस एंड हैंस द रिफ्रैक्टेड रे आल्सो मूव्स अलोंग द नॉर्मल विदाउट चेंजेस ऑफ डायरेक्शन। बस वही बात जो हमने सिंपल से कही है वो उसने यहाँ पर आपको बता दी है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो सी पार्ट में कहा गया, शो दैट द क्रिटिकल एंगल सी फॉर द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज़ 42। अब इसमें हमारे पास क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान में एक रिलेशन मौजूद है जो हमने ज़ाहिर थ्योरी में की है, और उसके लिए फार्मूला ये है आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास अगर क्रिटिकल एंगल दिया हुआ हो तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं, और अगर जो है वो आपके अदरवाइज सिचुएशन हो यानी अगर उसने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो आप क्रिटिकल एंगल मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो ये अब सिंपल फार्मूला है, इसको आपने सी के लिए लिख लिया और यहाँ पर वैल्यूज़ डाली, तो ये आपके पास 41.81 आ रहा है तकरीबन, जो आपका क्रिटिकल एंगल 42 दे देता है। तो इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल इन्वर्स साइन आपको कैलकुलेटर से करना आना चाहिए इसके लिए। फिर पार्ट डी में कहते हैं कि फिगर कौन सी 5.1 shows that the angle between the ray of the light and the line AP is theta, where line AP is at right angle to the side BC। वो उसने आपको बता दिया है कि जी हमारे पास जो है वो ये रे आ रही है और ये थीटा एंगल बना रही है, और ये यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है कि इसके टोटल एंगल जो 90 डिग्री का है, वहाँ पर जो है 30 डिग्री का जो थीटा एंगल जो है वो प्रिस्क्राइब कर रही थी। एंगल थीटा इज़ इंक्रीजेस टू 45। अब उसने उसको बढ़ाते बढ़ाते 45 पर ले गया, यानी रे जो यहाँ आ रही थी वो उसने दिखाया आपको कि वो रे यहाँ कहीं आने लगी, तो वो एंगल जो तो पहले ये था अब वो इंक्रीज़ होके कहीं यहाँ चला गया, और कितना हो गया वो 45 डिग्री का हो गया। तो अब आपसे कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द लाइट स्ट्राइक्स एट पी। तो यहाँ पर क्या हुआ साहब, अब आपको पता है कि जब आपके पास क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपके पास क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और यहाँ आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर 45 डिग्री का हो गया, क्रिटिकल एंगल आपने कैलकुलेट किया था 42, तो इसका मतलब है यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, यानी लाइट अब बाहर जाएगी ही नहीं। बस यही बात आपको यहाँ पर आंसर करनी है।
तो कह रहा है कि स्टडी एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द लाइट दैट स्ट्राइक्स पी। तो आपने यहाँ लिख दिया कि क्रिटिकल एंगल ऑफ द ब्लॉक of the glass is 42, and when the angle theta increases to 45 degree, the total internal reflection takes place as angle of incidence is greater than c, यानी critical angle। बस वही बात जो हमने वहाँ पढ़ी थी वहाँ लिख दी है यहाँ पर। पार्ट 2 में कह रहा है कि when theta is equal to 45, the reflected light strikes side CD। ये भी बताइए कि क्या हुआ। ये भी वो कह रहा है कि जब हमारे पास ये 45 हो जाता है तो वो सीडी से आके हिट करता है। फिर क्या करें। अब वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, ये करना है, क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट स्ट्राइक्स सीडी। तो क्या बताइए जब ये सीडी से स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जब आप ये स्ट्राइक करती है तो ये फिर 45 डिग्री का अगर एंगल बना रही है तो फिर आपके पास वही है क्रिटिकल एंगल वाली बात है। तो यहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पे लिख देना है कि ऑल द लाइट रिफ्लेक्टेड विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ 45 एंड दस बिकम्स पैरेलल टू द ओरिजिनल रे। यानी जब ये ज़ाहिर है कि 45 डिग्री से यहाँ से आई है तो ये यहाँ पर भी 45 पे ज़रा हिट कर रही है, और हिट करने के बाद क्या होता है कि ये इसके पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाती है, आपकी ओरिजिनल रे के पैरेलल चली जाती है ये। बस ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। एंड दिस वाज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 आपके पास था और एयर था 2023। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 22 का, और ज़ाहिर है कि मई जून 22 की बात हो रही है। और यहाँ आपको बताया गया है कि फिगर 7.1 इज़ अ फुल स्केल डायग्राम ऑफ स्मॉल नेल इन फ्रंट ऑफ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस। द लाइन L रिप्रेजेंट्स द लेंस। अब उसने कहा कि जी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपको एक लेंस रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर जो है वो आपने एक नेल जो है वो इसके सामने रखी हुई है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज़ 3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो उसने आपको स्केल दिखाया हुआ है, तो ये जो आपके पास ब्लॉक है ये 1/1 सेंटीमीटर का है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब है कि आपने ये दिखाना है कि, या आपको ये पता है कि जो आपके पास फोकल लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर की है। तो 1 2 3 रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्स वाई आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द लेंस। अब उसने कहा कि जी हमारे पास रेज जो आ रही हैं पैरेलल टू एक्स वाई। क्या है एक्स वाई, ये आपके पास लाइन है एक्स वाई। इसके पैरेलल जो रेज आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द लेंस। वो दायरे लेंस की तरफ जाती हैं। तो करें डिस्क्राइब, क्या करें भाई, डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू द लाइट आफ्टर पासेस थ्रू द लेंस। अब वो लेंस से पास होने के बाद क्या होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास जो पैरेलल लाइट्स आ रही हैं उनका क्या होगा, ये वो पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल आंसर है इसका कि ऑल द लाइट ट्रेवल्स टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एंड कन्वर्जेस एट दैट पॉइंट विच इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एट 3 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास रेज पैरेलल आ रही हों, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो लेंस से गुजरने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, और ये कन्वर्जेंस वाला पॉइंट जो है ये क्या कहलाता है, ये आपके पास प्रिंसिपल फोकस कहलाता है या फोकल पॉइंट कहलाता है। तो बस ये आपने यहाँ पे लिख देना है कि पैरेलल लाइंस या रेज आएंगी तो ये होगा इसके साथ। तो एक तो चीज़ ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, ऑन फिगर, यानी बी में कह रहा है कि ऑन फिगर 7.1 mark and label with an F, capital F, each of the two principal foci or focuses on the lens। तो आपके पास दोनों साइड पर ये फोकस होते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट दोनों साइड पर होते हैं। ये बनाइए। तो आपने कहा भाई 3 सेंटीमीटर है तो 1 2 3 यहाँ पे बना दें, एक 1 2 3 एक यहाँ पे बना दें। तो ये आपके पास जो है वो सिंपल सा आपको एक मार्क मिल जाएगा यहाँ पर, ख़त्म। उसके बाद फिर कह रहा है पार्ट सी में कि जी आपके पास जो है वो क्या सूरत हाल है। पार्ट सी में आपको कह रहा है कि स्मॉल नेल ऑफ हाइट 1.2 सेंटीमीटर इज़ पोजिशनड 2 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। तो अब ज़ाहिर है कि वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर
इसकी हाइट जो है वो दे दी है उसने 1.2 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि ये आपको कहाँ रखी हुई नज़र आ रही है, 2 पर नज़र आ रही है रखी हुई, वैसे भी दिख रही है, मैं उसने बता भी दिया। चलें अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, बाई ड्राइंग ऑन फिगर 7.1 फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज आई ऑफ एन एंड ऐड आई टू द डायग्राम। क्या करें साहब, जो है वो इसकी इमेज बनाएं, सिंपल सी बात यह है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास ये जो 2 रेज आ रही हैं, ये जब लेंस से पास होती हैं तो इनका ख़ास बिहेवियर है। एक वो जो प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाती है, पहले पैरेलल आती है, फिर प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाती है, और जो सेकंड रे हमने यूज़ की है वो है जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ द लेंस से गुजरती है, तो वो सीधी चली जाती है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब ये सीधी सीधी चल रही होती हैं इस तरीके से लेंस से गुजरने के बाद, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये रेज़ आपस में कन्वर्ज नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, इनको बैकवर्डली ड्रॉ करते हैं, और जब बैकवर्डली ड्रॉ करते हैं तो पता चलता है कि वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो रही है वहीं पर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। तो पता चला ये इमेज आपकी फॉर्म हो गई, उसको आपने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, और यही वो आपसे बस वो कह रहा था। सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर आई इज़ अ रियल और अ वर्चुअल इमेज। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास जो है वो जो कन्वर्जेंस है या इंटरसेक्शन है किस चीज़ का, इमेजनरी लाइंस का, तो आपके पास फिर इमेज भी कैसी बनेगी, इमेजनरी बनेगी यानी वर्चुअल बनेगी। और जो है वो आपने सिंपल सा आंसर है इसका 1 मार्क का, वो आपने यहाँ लिख दिया कि एज नो रियल रेज पासिस थ्रू द इमेज इज़ वर्चुअल, बस। और उसके बाद फिर आखिरी में क्या पूछ रहा है वो आपसे, स्टेट द नेम गिवन टू द लेंस व्हेन इट इज़ यूज्ड इन दिस वे। भाई इस तरह से जब आप लेंस यूज़ कर रहे हैं तो बताइए ये लेंस क्या था, असल में ये यूँ था लेंस, उसने आपको पूरा बना के नहीं दिया है, सिर्फ लाइन ड्रॉ करके कह दिया है कि ये लेंस है। जब आप इसको इस तरह से यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्या क्या कहते हैं उसे, उसका नाम क्या है, तो आपने कहा जी उसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर बिहेव कर रहा है ये। दैट्स इट, 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने लिख दिया, आंसर आपको मिल गया, ख़त्म। ये कुछ आपके पास जो टर्म्स थी जो आपने यूज़ की थी उसके लिहाज से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, और यह है ये कौन सा, 2021 में जून है, ज़ाहिर है पेपर 4-1 की बात हो रही है, और आपके यह IGCSE का 0625 का पेपर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें चीज़ों को, ताकि जो है वो भी दूसरों के भी काम आ सके, और आपको भी जो है वो जो भी नई चीज़ें अपलोड्स हों वो मुस्तकिल मिलती रहें, और आपकी हेल्प हो और चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। एनी हाउ ये अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में बताइए, तो उसको हम इंशाल्लाह रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 6 में आपसे कह रहा है कि फिगर 6.1 इज़ अ फुल स्केल डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड वेव ट्रैवलिंग इन एयर। आपको पता ही है जो हमारे पास जो है वो साउंड वेव्स हैं वो इस तरीके से ट्रैवल करती हैं जिस तरह दिखाई गई है, और जो है वो आपको बुनियादी तौर पर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें आपके पास कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर ये पार्टिकल्स आपको करीब करीब नज़र आते हैं, और ये कंप्रेशन वाला एरिया है। कुछ आपके पास जो ये वेव्स हैं ये दूर दूर नज़र आ रही हैं, तो ये जो है यहाँ पर आप कहते हैं कि ये रेयरफेक्शन है। तो जहाँ आपके ये वेव्स या ये वेव फ्रंट्स करीब करीब हैं, क्लोज टू ईच अदर, दिस इज़ योर कंप्रेशन लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। और ये जो एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ जो हैं जहाँ पर वेव्स एक दूसरे से दूर हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेयरफेक्शंस। पूछ क्या रहा है ये देखें, ए में कह रहा है कि ऑन फिगर 6.1 मार्क 2 पॉइंट्स ईच एट द सेंटर ऑफ द डिफरेंट कंप्रेशंस। 2 डिफरेंट आपने जो है वो पॉइंट मेंशन करने हैं और लेबल करना है बोथ को पॉइंट सी से, क्या दिखाना है, कंप्रेशंस दिखाने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया और यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये जो आपके पास पार्ट है ये कंप्रेशन वाला पार्ट है, जो कि यहाँ पर ये वेव जो है वो बहुत करीब करीब है। तो आपने कहा कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट सी ये है, एक पॉइंट सी ये है, दैट्स इट। फिर कह रहे हैं पार्ट बी में
the speed of the sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड दे दी है। फिर आपसे कह रहा है कि मेजर द डायग्राम एंड डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो ये आप इसको मेजर करें और जो है वो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड निकालें। ये ज़ाहिर है इस पर आप तो नहीं निकाल सकते, पेपर पर ये चूँकि हमारे पास पेपर पे भी मौजूद है या होता है, तो ज़ाहिर है कि उससे हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। टू कंप्रेशंस के दरमियान का डिस्टेंस जो है, दिस इज़ गिविंग यू दी वेवलेंथ लैम्डा। तो वो हमने कैलकुलेट की तो वो तकरीबन 0.05 या 0.03 के कहीं करीब आ रही है। यहाँ पर आपके पास ये सिंपल सा फार्मूला है, इससे एफ अगर आपको मालूम करना हो तो वेलोसिटी उसने दी हुई है, मैंने यहाँ एवरेज कर लिया है 0.051 और 0.053 का, तो 0.052 आ रहा है, जिससे फ्रीक्वेंसी 6346 आ रही है। तो अगर हम इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो वो 6300 आ जाएगी। सो दिस इज़ सिंपली दी रिक्वायर्ड आंसर, 6300 हर्ट्ज़ इज़ दी आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं कंप्रेशंस के, इनके जो इन बिटवीन डिस्टेंस है वो इस केस में हमारे पास लैम्डा यानी वेवलेंथ होती है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि जी आपके पास जो है वो पार्ट सी में है, आपसे कह रहा है कि द वेव रिच इज़ अ बैरियर, कहाँ पहुँच रही हैं, बैरियर पे पहुँच रही हैं। फिगर 6.2 शोज़ द वेव पासिंग थ्रू अ गैप इन द बैरियर, यहाँ से बता रहा है कि पास होकर आगे बढ़ रही हैं। तो आपको पता है कि जब ये इस तरह की सिचुएशन बन रही हो तो आप कहते हैं कि डिफ्रैक्शन हो रहा है, वेव्स जो हैं वो डिफ्रैक्ट हो रही हैं। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ इंक्रीज टू अ वैल्यू मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन बी। अब उसने कहा जी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया है, अच्छा बड़ी अच्छी बात है। फिर क्या करें, उसने कहा ये बताएं, डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन 2 वेज इन विच अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द वेव विद द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी डिफर फ्रॉम 6.2। तो अगर आपके पास जो पहले 6.2 में जो वेव्स दिखाई जा रही थी या डिफ्रैक्शन हो रहा था, उससे कैसे डिफरेंट होगी ये सिचुएशन जब आप जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दें। अब सिंपल सी बात क्या है कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि आपने वेवलेंथ को डिक्रीज़ कर दिया है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस। क्यों, ऐसा क्यों है? तो हमने कहा कि हमारे पास फार्मूला ये है और इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एफ़ और लैम्डा यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर आप एफ़ को इंक्रीज़ करेंगे तो लाजमी तौर पर लैम्डा डिक्रीज़ होगा यानी वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी। तो जब ये हो रहा है तो हमने कहा कि इसका मतलब क्या है कि जो ये रेशो है, ये जो गैप है, इसका और वेवलेंथ का जो रेशो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये जो रेशो है वो मुनासिब नहीं होगा तो डिफ्रैक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, गैप आपका काफ़ी बड़ा है, तो डिफ्रैक्शन अच्छी नहीं होती। तो रेशो ऑफ वेवलेंथ टू गैप विड्थ बिकम्स स्मॉलर, दस लेस डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। यानी जैसे ही आपकी वेवलेंथ कम हो और गैप ज़्यादा हो तो अच्छी डिफ्रैक्शन नहीं होती, बेंडिंग अच्छी नहीं होती। तो बस यही आपने यहाँ लिख देना है एंड दैट्स इट। दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट सी। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो वेव से रिलेटेड हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि 2025 से 2021 तक, या यूँ कह लें कि 2021 से 2025 तक वो क्वेश्चन जो वेव से रिलेटेड थे वो हमने यहाँ किए हैं। होपफुली ये आपको हेल्प करेंगे, तो इसको आप देखिए, गो थ्रू कीजिए। अगर कोई चीज़ कहीं कोई डिफ़िकल्ट लगती है तो वो जो है वो कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं आप। और जो है वो मैंने जैसे कहा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जो है बता के जो भी नई जो हम वीडियोस अपलोड करें वो आपको टाइम पर मिलती रहें। मेहनत करते रहें और हौसले बुलंद रखें और स्पिरिट अपनी जो है वो हाई रखें, तो इंशाल्लाह यू विल गेट अ गुड सक्सेस। सी यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।